जस्टिस काजी फायज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत ने ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वजीर आजम, वज़रा, सर्विसेज चीफ्स, जजेस और वकला ने शिरकत की। जस्टिस काजी फायज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत ने ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, वज़रा, सर्विसेज चीफ, जजेस और वकला की जानिब से शिरकत की गई। जस्टिस काजी फायज ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन काजी मोहम्मद ईसा के साहबजादे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम, वज़रा, सर्विसेज चीफ, जजेस और वकला की जानिब से शिरकत की गई। काजी फायज ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन काजी मोहम्मद ईसा के साहबजादे हैं। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर आरिफ अलवी ने ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, वज़रा, सर्विसेज चीफ्स, जजेस और वकला की जानिब से शिरकत की गई। जस्टिस काजी फायज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत ने ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, वज़रा, सर्विसेज चीफ, जजेस और वकला ने शिरकत की। काजी फायज ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन काजी मोहम्मद ईसा के साहबजादे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत ने ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, वज़रा, सर्विसेज चीफ, जजेस और वकला ने शिरकत की। काजी फायज ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन काजी मोहम्मद ईसा के साहबजादे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। इस पर तफसीलात जान लेते हैं जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहांज़ेब अब्बासी। जी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ ले लिया है। अब वो 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। हल्फ बर्दारी की जब तकरीब का आगाज होने जा रहा था तो उन्होंने अपनी अहलिया को बुलाया और जब हल्फ ले रहे थे सदर मुमलिकत से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, तो उनकी अहलिया उनके साथ खड़ी थी। ये एक नया प्रेसिडेंट, एक नई मिसाल मिली है। और बिलखसूस हम जानते हैं कि जब पीटीआई की हुकूमत में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर किया गया तो उस वक्त भी जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया उनके साथ खड़ी रही, अदालतों में पेश होती रही और तमाम केसेस का सामना किया। तो अब जब जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर के ऊपर उन्होंने ओहदे का हल्फ उठाया तो उन्होंने अपनी अहलिया को साथ खड़ा करके ये पैगाम दिया कि उस मुश्किल वक्त में उनकी अहलिया उनके साथ थी। तो अब उन्होंने इनको अपने साथ खड़ा करके ओथ लिया है। सदर मुमलिकत ने उनसे ओथ लिया। इस पुरवकार तकरीब में चारों सर्विसेज चीफ, इसके अलावा निगरान वजीर आजम, वज़राए आला, वकला की एक बड़ी तादाद, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, इसके अलावा हाई कोर्ट्स के जजेस भी इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में शामिल थे। अब ओथ हो चुका है बाज़ाब्ता तौर के ऊपर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उठा लिया है। अब जो सबसे अहम इशू है वो है फुल कोर्ट का। जो जुडिशरी के अंदर डिवीजन है उसको ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब क्या इकदाम करते हैं, ये बहुत अहम होगा। बिलखसूस आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने के मामले के ऊपर जुडिशरी की तकसीम जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। जी सही। जहांज़ेब अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। जस्टिस काजी फायज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत ने ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, वज़रा, सर्विसेज चीफ, जजेस और वकला ने शिरकत की। काजी फायज ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन काजी मोहम्मद ईसा के साहबजादे हैं। नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कई अहम फैसलों के बायस नाम, मुकाम और एहतराम कमाया, जिनमें मेमो गेट कमीशन, साना कोयटी इंक्वायरी कमीशन 2016, फैजाबाद धरना केस, फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस, हुदैबिया पेपर मिल्स केस और दीगर कई अहम मुकदमात शामिल हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से बात करेंगे। आमिर इलियास राना साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं, ओहदे का हल्फ उठा लिया है, उन्हें किन किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है? देखिए, सबसे पहला चैलेंज तो उनकी अपनी जात, फैमिली बनी है और फिर जो एक रिजीम थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहिबान की, और उन्होंने इनको अहम मामलात से रोक के रखा कि जब इनकी फैमिली इनके ऊपर अपने केसेस चले, इनकी अहलिया को कटहरे में बुलाया गया और उनके साथ बतौर जज जब इनके ऊपर इल्जाम था तो इन्होंने खुद दिफा भी किया नीचे कटहरे में खड़े होकर अपने ही साथी जज साहिबान के, उस चीफ जस्टिस
साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल के सामने, जिन्होंने इनको और इनकी फैमिली को खूब क्वेश्चंस में रगड़ा, लेकिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के केस में उनको साथ बिठा के कहा कि मैं किसी को पैगाम देना चाहता था। तो ये दो अमली जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर आई, सबसे बड़ा पहला चैलेंज ये होगा कि चूंकि जाहिर है लोग कहेंगे कि जी आपका तो गुस्सा है, आप क्या कर सकते हैं, तो उसका हल यही बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये फुल कोर्ट बनाएं। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की सीटें खाली हैं, एक मुसलसल खाली थी बंदयाल साहब के दौर में और दूसरे बंदयाल साहब की कल की रिटायरमेंट के नतीजे में सीट खाली हुई है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब 17 जजेस हैं और साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब अपनी मनपसंद जजों के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल ही नहीं कर सके। वो जो कहते थे कि मुझे बड़ा अफसोस रहेगा कि नैब का अगर मैं फैसला ना दे सका, वो 56,000 केसेस पे फैसले ना देने पे उन्हें कोई शर्मिंदगी और उस पे गम नहीं था। वो आईने पाकिस्तान की दस्तक के ऊपर फैसले में जब उन्होंने फैसले भी लिखे 14 मई के ऊपर, तो उस फैसले के नतीजे में क्या हुआ सबको पता है कि वो कोई फैसला नहीं था। उन्होंने 63A रीराइट करवा दिया और लोग ये बात बबांगे दोहल उनके अपने दौर में कहते रहे कि ये अदलिया सहूलतकारी कर रही थी साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की, उनके दौरे हुकूमत में भी और उसके बाद भी आखिरी दिन तक उनकी पासदारी करती रही। तो ये जब नए चीफ जस्टिस आज बन गए हैं तो इनके ऊपर यही बात आएगी कि जी क्या आप दूसरी साइड पे चले जाएंगे? अगर एक तरफ मनपसंद जज लगते थे तो क्या आप भी मनपसंद जजेस लगाएंगे? दूसरी साइड को जिनको रिलीफ नहीं मिलता था क्या आप सिर्फ उनको रिलीफ देंगे? तो जो हम समझते हैं काजी फायज ईसा साहब को उनकी फैमिली के बैकग्राउंड के हिसाब से वो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि ये फुल कोर्ट बना के मुतनाज़ मामला को इन्हें हल करना होगा। और बेंचेस की तश्कील के अंदर, चूंकि खुद अप्रैल में जब गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूर किया था और उसको सदर ने एसेंट देनी थी, तो ये पहली दफा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सदर मुमलिकत ने कानून की मंजूरी नहीं की थी, उसको सस्पेंड कर दिया। वो चीजें एक तरफ उनके लिए ये होगा कि जी क्या करते हैं अगर ये मखसूस बेंच बनाते हैं या फुल कोर्ट बना के इस तरह के तमाम मुतनाज़ा फैसले जिनकी वजह से पाकिस्तान की अदलिया का वकार इंतहाई मजरू हुआ है और वो दुनिया में नीचे से टॉप पे 140वें 134वें नंबर पे अदलिया हमारी चली गई। ये इनका सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि लोगों को न सिर्फ इंसाफ मिले बल्कि इंसाफ होता हुआ भी नजर आए। उनके नजदीक कोई पार्टी पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआई नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। हम ये तवक्को रखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी खानदान का, अपनी फैमिली का केस आके कटहरे में लड़ा, वो मजबूर करेंगे उन जजेस को जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस मौजूद हैं, जिनके बारे में लोग राय करते हैं कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं अदालत में बैठ के फैसले देते हुए। तो इन लोगों को सबसे पहले सॉर्ट आउट इनको करना होगा कि क्या अदालत के अंदर नाइंसाफी के लिए तो नहीं रास्ते बचे हुए, इनको वो बारूदी सुरंगें जो बिछाई गई हैं उनके आने से पहले, और उन चीजों को हल करना है। आम आदमी को इंसाफ देना है, क्योंकि आम आदमी की मंशा यही होती है कि वो जब जाए अदालत में तो उन्हें इंसाफ मिले, लेकिन यहाँ पे नस्लें गुजर जाती हैं और फैसले नहीं होते। लेकिन जितने बड़े लोग हैं उनके केसेस 184(3) में सुप्रीम कोर्ट सुनती है और बाकी सब केसेस साइड पे चले जाते हैं। साल हर साल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके भी केसेस नहीं लगते, 3-3, 4-4, 5 साल के बाद किसी आम केस की बारी आती है और फिर वो वकला और जजेस साहिबान की हाजिरी और अदम हाजिरी पे लटक जाता है। तो आपको यही होनी चाहिए कि जो चीफ जस्टिस बराह रास्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट में तैनात हुए और एक अच्छे खानदान से जिन्होंने इनके वालिद ने कायदे आजम को आप ये समझ लें कि रुपयों और सोनों में तोल दिया था कि वो इनके यहाँ आए थे, और वो जो पाकिस्तान के बनाने वाले थे ये उनकी फैमिली में से आए हैं, और एक पाकिस्तान वो है जो बिगड़ा हुआ उन्हें मिला है, हर तरह से बुरी हालत में मिला है। तो ऐसे में इन्होंने जहां अपनी अहलिया को अपने साथ हल्फ में खड़ा किया, जैसे जहांजेब अब्बासी भी बता रहे थे कि ये एक मैसेज था कि उसने इब्तला में मुश्किल में उनका साथ दिया। वो एफबीआर में जाती भी नजर आई वीडियोस में, उनका पीछा किया जाता रहा, फैमिली का हरासा किया जाता रहा और वो सुरखरू हुए। तो अब उनको अवाम को सुरखरू करना है, इस पाकिस्तान को सुरखरू करना है, इन चंद बड़े लोगों को सुरखरू नहीं करना। बेशक पाकिस्तान आईनी मामलात में फंस गया है, उनको सबसे पहले तय कर लें और फिर आम आदमी के लिए ये बुलाएं, और इनको उस कानून को भी बदलने की तरफ जाना होगा जो मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान की ख्वाहिश पे 19वीं तरमीम करके सिर्फ एक चिट्ठी पे चीफ जस्टिस के हाथ में जजेस की अपॉइंटमेंट कर दी गई है। और यही जज साहिबान एक जो पीएन भी रखना हो तो कहते हैं कि इश्तिहार दें और फिर भर्ती करें। ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जो हर चीफ जस्टिस को होते हैं। इनकी जात के गिर्द चूंकि बहुत ज्यादा कुछ इश्यूज खड़े किए गए थे और लोग डरते थे
क्योंकि इन्होंने उस वक्त DDG-ISI थे जो बाद में DG-ISI बने, फैज हमीद साहब, उनका फैजाबाद धरना केस में फैसला दिया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई तो ना हुई, वो केस ही रुक गया और उनकी प्रमोशन भी हो गई। तो ये वो चीजें हैं जो लोग बोल भी रहे हैं, लिख रहे हैं, बता रहे हैं। काजी फायज ईसा साहब अब अदालत जाते हैं, उनका कंडक्ट होगा और हम उनको ज़ाहिर है उसी बुनियाद पे जांचेंगे और दुनिया भी इसी तरह देखी। ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना, बहुत शुक्रिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से हलफ लिया। नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन काजी मोहम्मद ईसा के साहबजादे हैं। काजी मोहम्मद ईसा का शुमार बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के करीबी साथियों में होता है। जस्टिस काजी फायज ईसा अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। इसी शहर से इब्तदाई तालीम मुकम्मल की, कानून की तालीम लंदन में हासिल की। वतन वापस आने पर वकालत का आगाज़ किया और 27 साल वकालत के पेशे से वाबस्ता रहे। जस्टिस काजी फायज ईसा 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। उन्होंने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कई अहम फैसलों के बायस नाम, मुकाम और एहतराम कमाया, जिनमें मेमो गेट कमीशन, सानिया कोयटा इंक्वायरी कमीशन 2016, फैज़ाबाद धरना केस, फौजी अदालतों से मुतालिक केस, हुदैबिया पेपर मिल्स केस और दीगर कई अहम मुकदमात शामिल हैं। PTI दौरे हुकूमत में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा गया, जिसे अदालत उज़्मा ने कलअदम करार दे दिया था। नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर 2024 को अपने इस ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से हलफ लिया। आपको बताएं कि जस्टिस काजी फायज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत ने ओहदे का हलफ लिया। इस पर बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रहमान साहब, नए चीफ जस्टिस साहब ने ओहदे का हल्फ ले लिया, इस पर क्या कहेंगे? और सियासी केसेस एक तरफ, क्या आप समझते हैं कि आवाम के केसेस की जो कतारें लगी हैं, इस मसले को नए चीफ जस्टिस हल कर पाएंगे? देखिए, ये हर आने वाले चीफ जस्टिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन जहाँ तक जस्टिस काजी फायज ईसा का ताल्लुक है, तो अगर 2 साल पहले, 2.5 साल पहले ये बात होती और जब काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंसेस थे, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि काजी फायज ईसा शायद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ना बन सकें। और उस वक्त भी जब इनके रेफरेंस का मामला था, इन्होंने उस रेफरेंस का सामना भी किया। जब वो रेफरेंस भी चल रहा था तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये चीफ जस्टिस बनने से पहले ही इनके खिलाफ इस रेफरेंस का कोई फैसला आ जाएगा। लेकिन बाहर तो और उतार चढ़ाव देखे हैं इन्होंने अदालत के अंदर। बतौर सेकंड सीनियर मोस्ट जज भी बड़ा जो है वो इनका किरदार रहा है और इनका मौक़िफ़ जो है वो बड़ा खुलकर अपना देते रहे हैं। इसके बावजूद ये बात खुशाइंद है कि बिलाखिर ये अपने ओहदे पर फायज हो गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। अब इन पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। देखिए, सबसे पहले तो अदालत के अंदर जो सियासी मुकदमात हैं उनके हवाले से जो है वो कोई तरीक़ाकार तय करना होगा। अदालत उनको किस तरह से टेकअप कर सकती है, किस तरह से अदालत अपने आप को मुतनाज़ होने से बचा सकती है। दूसरा मामला, इनके सामने अदालत के जो अंदर तकसीम है, जो ग्रुपिंग की बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ग्रुप्स बने हुए हैं और मुख्तलिफ कुछ जजेस एक साइड पर हैं और कुछ जजेस दूसरी साइड पर हैं, इसको देखना होगा। तीसरा मामला बेंचेस की तश्कील का है, क्योंकि हमने देखा जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो दौर था उसमें कुछ जजेस के हवाले से ये तासुर बन गया था कि केसेस जो वो सुनेंगे उनके फैसले जो है वो क्या होंगे, वो क्या फैसला देंगे, और वही 3 जजेस जो है वो फैसला देते रहे। तो ये तमाम के तमाम इशूज तो हैं जो अदारे के अंदर उनको देखने हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो आपने बात की, मेरा ख्याल है इस वक्त जो एक केसेस का अंबार लगा हुआ है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने भी, और फिर जो लोअर जुडिशरी है उसके सामने भी कोई मैकेनिज्म जो है वो तय करना होगा, कोई तरीकाकार तय करना होगा कि अदालत अपने ऊपर से और लोगों पर से ये बोझ कम करे।
तरीक़ाकार तय करना होगा ताकि जो केसेस इंतज़ार में लगे हैं उनका कुछ हल हो सके। एंकर पर्सन रहमान अज़हर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगियों का मुकदमा। साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए मुकामी अदालत में पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन हुकाम तहकीकात के लिए परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। एंटी करप्शन ने परवेज़ इलाही को गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी से गिरफ्तार किया था। लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगियों का मुकदमा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए मुकामी अदालत में पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन हुकाम तहकीकात के लिए परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। एंटी करप्शन ने परवेज़ इलाही को गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी से गिरफ्तार किया था। लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तियों का मुकदमा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए मुकामी अदालत में पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन हुकाम तहकीकात के लिए परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। एंटी करप्शन ने परवेज़ इलाही को गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी से गिरफ्तार किया था। लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगियों का मुकदमा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए मुकामी अदालत में पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन ने परवेज़ इलाही को गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी से गिरफ्तार किया था। एंटी करप्शन हुकाम तहकीकात के लिए परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। रावलपिंडी मरी रोड पर निजी प्लाजे पर FIA और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से छापा मारा गया। प्लाजे में नस्ब डिजिटल लॉकर से 40 करोड़ रुपए से ज़ायद पाकिस्तानी करेंसी बरामद कर ली गई। FIA के मुताबिक प्लाजे की बेसमेंट में डिजिटल लॉकर्स नस्ब थे जिनमें से भारी मालियत की करेंसी बरामद हुई। इस पर तफसीलात जान लेते हैं सवाल मुगल से। जी सवाल, इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जैसे कि गुज़श्ता रात ये ऑपरेशन शुरू किया था, डिप्टी डायरेक्टर है FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल के जाहिर नसरानी, इनकी सरबराही में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ये छापा मारा गया। मरी रोड पर एक निजी प्लाजा है, उसके ऊपर इसकी बेसमेंट में डिजिटल लॉकर नस्ब है जिनको खोलने के लिए भी FIA को माहिरीन की मदद हासिल करना पड़ी। हमारी जो FIA हुकाम से बात हुई है तो उन्होंने कन्फर्म किया है कि लॉकर में से 40 करोड़ 5 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी है सिर्फ वो बरामद हुई है, जिसको वहां पर काउंट करने के बाद प्लाजा मालिक की मौजूदगी में वहीं पर सीज कर दिया गया है। और मालिक समेत 8 लोगों को पहले तो तहवील में लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें पाबंद किया गया है कि जब भी उनको दोबारा तलब किया जाएगा तो वो पेश होंगे। इस हवाले से FIA में बाकायदा एक फॉर्मल इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है, जिसमें जो करेंसी के ये प्लाजा मालिक हैं और जो करेंसी होल्ड जिन्होंने की हुई थी उनसे सारी दस्तावेजात भी तलब की गई है कि अगर ये करेंसी कानूनी थी तो वो किस तरह इनके पास थी और उनके पास इसका क्या जवाब है। इस हवाले से भी और FBR में जो इसके अगेंस्ट टैक्सेस गए हुए हैं उस हवाले से भी वो इंक्वायरी के दौरान तहकीकात करके इसको कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। आगाज कर दिया गया है। सवाल मुगल, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब जहलम के शानदार चौक में करेंसी डीलर की दुकान और घर पर छापे के दौरान गैर कानूनी जखीरा किए गए 3 करोड़ 28 लाख रुपए बरामद हुए। 1 करोड़ 45 लाख रुपए मालियत के डॉलर्स, पाउंड, रियाल, दिनार और दीगर गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई। जेहलम के शानदार चौक में करेंसी डीलर की दुकान और घर पर छापे के दौरान गैर कानूनी जखीरा किए गए 3 करोड़ 28 लाख रुपए बरामद। 1 करोड़ 45 लाख रुपए मालियत के डॉलर्स, पाउंड, रियाल, दिनार और दीगर गैर मुल्की करेंसी भी बरामद। FIA ने 5 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। हसास इदारे की इतला पर FIA ने पुलिस और जेहलम इंतजामिया के हमरा कार्रवाई की। और अब कुछ जिक्र महंगाई का। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई का नया तूफान आ गया। खाने पीने की अशिया की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी है। सरकारी लिस्टें गायब हो चुकी हैं। जहां जाए महंगाई का तूफान, सब्जी हो या फल, सब आवाम की पहुंच से दूर हो चुके। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अफजाल तालिब से, जो कि इस वक्त एक सस्ते बाजार में मौजूद है। अफजाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद इसके असरात फल और सब्जी की कीमतों में इजाफे के तौर पर देखने में आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। लाहौर में सब्जियों की कीमतों में इजाफे के तौर पर देखा जाए तो गुज़श्ता दिनों की निस्बत आलू और प्याज की कीमतें जो हैं उसमें इजाफा देखने में आया है। दो जो दर्जे के सब्जियाँ उसमें अगर हम बात करें प्याज की और आलू की तो उनकी कीमत सरकारी तौर पर 70 रुपये मुकर्रर की है, लेकिन वो 100 रुपये से कम दस्तयाब नहीं। इसी तरह टमाटर की कीमत गुज़श्ता दिनों
दिनों की निस्बत इजाफा हो गया। 85 रुपये सरकारी कीमत है, लेकिन वो भी 120 रुपये से कम दस्तियाब नहीं। इसी तरीके से हम बात करें लहसुन, तो लहसुन की कीमत 285 रुपये, जिसमें 40 रुपये किलो इजाफा हुआ है, लेकिन आम मार्केट में वो भी 400 से 500 रुपये किलो दस्तियाब है। जो अदरक की किस्में कीमत में खासा इजाफा हो गया, उसकी सरकारी कीमत अब 1000 जो है वो 50 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन वो 1400 रुपये से कम दस्तियाब नहीं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ग्राम फरोशी के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है, तो लेकिन मुझे लगता है कि ना काफ़ी देखने में आ रहा है। इसलिए शहरियों का कहना यह है कि महंगाई में पहले ही जो है उससे लोगों का जीना दुहाल कर दिया, ऊपर से ग्राम फरोशी का सिलसिला भी जारी है, तो इस हवाले से हुकूमत को सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब अपडेट करने के लिए। पेट्रोल ने हर चीज़ को आग लगा दी, शहरी महंगाई के बेरहम तूफान से परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि अब तो जीना भी मुश्किल हो चुका है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इंसान की परचेजिंग पावर में हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हर चीज़ आप सब्जी उठा के देख लें, जो हमारे मुल्क की पैदावार है ज़ाती तौर पर वो भी महंगी हो चुकी हुई है। हमारे जो बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना, जिसकी वजह से हमें कुव्वत ख़रीद हमारी ख़त्म हो गई है। एक इतना अजाब है, सारे की वो डिपो की सिल लगी है, चीनी बहुत ज़्यादा है, पैदावार बहुत ज़्यादा है, लेकिन कीमती बहुत ज़्यादा हो गए। सब्जी हो या फल, सब कुछ महंगा हो चुका। कराची में इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आम आदमी के लिए फल खाना भी मुश्किल हो गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। जी काशिफ। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह निगरान हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, छापे मारे जा रहे हैं, गोदामों में ज़ख़ीरा की जाने वाली अजलास और चीनी वगैरह बाजियाब की जा रही है, लेकिन जो खुर्दनी अशिया ख़ासतौर पर सब्ज़ी और फल हैं, इसी तरह पोल्ट्री और मीट है, इसकी कीमतों पर काबू पाने के लिए ताहाल अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। प्राइस कंट्रोल का मेकैनिज़म जो सिंध हुकूमत का है या शहरी इंतज़ामिया का है, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इस वक्त भी हम बचत बाज़ार में मौजूद हैं, लेकिन सार्फिन के मुताबिक ये बचत बाज़ार नाम का बचत बाज़ार है, कीमतें इसकी भी आम बाज़ारों के बराबर हैं। बस सार्फिन को ये सहूलत होती है कि एक ही जगह कम वक्त में चीज़ें मिल जाती हैं। रमज़ान के महीने के अंदर नुमाइशी तौर पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फाल नज़र आते हैं, फूड डिपार्टमेंट नज़र आता है, लेकिन आम दिनों के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम सरकारी इदारे, ख्वाह वो सूबाई हुकूमत के हों या शहरी इंतज़ामिया के, वो बिल्कुल गैर फाल नज़र आते हैं। अवाम का यही मुतालबा है कि इस महंगाई से अवाम को निजात दिलाने के लिए सरकारी जो इदारे हैं उनको हरकत में लाया जाए और कानून का सख्ती से इतलाक़ किया जाए। जी बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे हम खबर। अवाम को अपने हक के लिए बाहर निकलना होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए बहाने ने अवाम को डिफॉल्ट कर दिया गया। IMF की कठपुतली हुकूमत लाकर हम पर मुसल्लत कर दी गई। IMF के एजेंडे को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये लोग इंतखाबात कराने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। मुंतखब लोगों की इजाजत के बगैर किसी की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो आकर कब्जा करें, और इस काम के लिए गवर्नर साहब इस्तेमाल हो रहे हैं। गवर्नर साहब का बस ये काम रह गया है अब कि वो पार्टी के नुमाइंदे बनकर पार्कों पे कब्जे के इफ्तिताही तकरीबात में शरीक हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल ये साजिश नाकाम की है, और अब गवर्नर हाउस भी या पार्टियों के लोग भी और निगरान हुकूमत भी ये अच्छी तरह से सुन लें कि ये कब्जा सिस्टम अब नहीं चलेगा इस शहर पर। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।